Section 39, allotment of security of a company. Okay, what do you mean by allotment? अभी देखिए प्रोस्पेक्ट, जब भी आप शेयर्स पब्लिक को ऑफर करोगे, यू नीड टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, इश्यू ओपन होगा, इश्यू क्लोज होगा. ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी. एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो आपको सेक्शन 39 की सारी कंडीशन पहले फुलफिल करनी है. Once you fulfill the condition of section 39, you will be able to give the allotment. क्योंकि section 39 itself is the allotment. तो ये क्या conditions हैं जो आपको allotment करने से पहले fulfill करनी पड़ेगी? Okay. तो section 39 allotment. Allotment of shares. Section 39 में total 5 sections are there. Sorry, 5 subsections are there. सबसे पहले सबसेक्शन 1 के बारे में बात करें. सेक्शन 39 सबसेक्शन 1. 39.1. 39.1 is talking about the minimum subscription. Okay. मतलब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना तो इश्यू अप्लाई होना ही चाहिए. ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है तो आप प्रोस्पेक्टस में बताओ आप कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस में आपने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा है उतना सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलना ही चाहिए. अभी एक आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया है, अगर आप 39.1 करोगे तो वहां पे क्या लिखा है, आप अपने प्रोस्पेक्टस में मान लीजिए आपने लिखा कि 80% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. अभी आप इश्यू ओपन कर रहे हो, मान लीजिए इश्यू लेके आए कि मुझे 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. कितने? 5 लाख शेयर्स. तो ये 5 लाख शेयर्स जो हैं वो आप इश्यू करना चाहते हो. फिर आपको इश्यू एप्लीकेशन कितनी आ सकती है, पब्लिक जो एप्लीकेशन आपको देने वाली है, दैट एप्लीकेशन कैन बी फॉर यू कैन से 5 लाख और ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन. ओके, या तो 5 लाख पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, या एप्लीकेशन विल बी मोर देन 5 लाख तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और अंडर सब्सक्रिप्शन है लेस देन 5 लाख. तो अगर आपने बोला है कि भी मिनिमम 80% तो आना ही चाहिए तो उतना तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, बराबर, मिनिमम 80%. अगर उतना नहीं आया बराबर तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस दे दो. 1% आप जो भी प्रोस्पेक्टस में बोलोगे वो आपको लिखना है. बट कई बार क्या होगा कि लिस्टेड कंपनी के केस में हमने ये पावर किसको दिया हुआ है, सेबी को. ओके, तो यहां पे सेबी की सेक्शन 45(1) में उसके जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, सेबी रेगुलेशंस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें आपको बताया है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए. मतलब ऑफ एंटायर इश्यू. तो अगर आप 5 लाख का शेयर कैपिटल और शेयर इश्यू लेके आए हैं तो उसमें से मिनिमम 90% तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए. अगर 90% सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला तो आपने जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया सारा का सारा पैसा वापस दे दो, आपका इश्यू गया कैंसिल. इश्यू हो गया कैंसिल. समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 39(1) सेज दैट नो अलॉटमेंट अनलेस, नो अलॉटमेंट अनलेस, मतलब जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल ना जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब ना हो जाए, और उसके एप्लीकेशन मनी, उसका जो सम्स है एप्लीकेशन मनी, वो आपको रिसीव ना हो जाए, तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते. अलॉट समझते हो? देखिए इश्यू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट में फाउंडेशन में आपने किया था जिसमें आ रहा था
बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। ये जो आपने एप्लीकेशन टू कैपिटल किया ना, दैट इज नथिंग बट द अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी आप किसी पर्सन को बोलते हो ओके ये आपकी शेयर कैपिटल हो गई, तो वो अलॉट किया जाएगा। जब तक आपको पैसे मिल नहीं जाता, रिसीव नहीं हो जाते, तब तक अलॉट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए चेक आया, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन मनी ने अप्लाई किया, उसमें चेक आपको दिया, अभी वो चेक जब तक क्लियर नहीं होता ना, तब तक उसको आप अलॉट नहीं कर सकते। वो क्लियर होगा उसके बाद ही आप अलॉट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन भी आ जानी चाहिए, एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो जाना चाहिए, और मिनिमम एप्लीकेशन या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में दिया है वो, और अगर आप लिस्टेड कंपनी है, सेबी रेगुलेशन आपको एप्लीकेबल है तो 90% वो फुलफिल हो जाना चाहिए, तभी जाके आप अलॉट कर सकते हो। सेक्शन 39(1) अलॉटमेंट सिस्टम। So that's all about section 39(1). 39(2). टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। अभी देखिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन किया जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड है, एज पर से भी 90%। जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आप, यू माइट हैव सीन दैट इन इश्यू ऑफ शेयर फाउंडेशन, ओके, 2 रुपीज एप्लीकेशन में, 3 रुपीज अलॉटमेंट में, 5 रुपीज कॉल में, ऐसा करके आता था, बराबर है। फेस वैल्यू आपकी 10 है, कभी कभी इश्यू प्राइस जो है 10 + 5 प्रीमियम 15 है सर। तो यहां पे बात यह है कि एप्लीकेशन में कितना मनी आप रिसीव करोगे, मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। तो यहां पे हम बात करते हैं अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप मिनिमम अमाउंट कितनी सेट करोगे। तो यहां पे बताया गया है एक पॉइंट नंबर ए, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल बोले तो फेस वैल्यू। तो मान लीजिए आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, ये चलो 100 लेते हैं। मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज, ओके। तो मिनिमम 5 रुपीज एप्लीकेशन मनी होना ही चाहिए, आप 5 से कम नहीं रख सकते। और बी, ये पावर किसको अगेन दिया है, स्पेसिफाइड बाय रेट स्पेसिफाइड बाय सेबी रेगुलेशन, ओके। अभी सेबी रेगुलेशन किसको एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड कंपनी है उसको, ओके। तो यहां पे अगर आप बात करोगे, जैसे हमने ये 45(1) ऑफ सेबी रेगुलेशन दिया था, वैसे यहां पे सेक्शन 47(4) दिया है ऑफ सेबी रेगुलेशन, और उसमें आपको बताया गया है क्या कि मिनिमम 25% ऑफ इश्यू प्राइस आपकी एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। ये नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे थे, ये इश्यू प्राइस की बात कर रहे हैं। मिनिमम कितना चाहिए, 25% ऑफ इश्यू प्राइस। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। ये तो आपका सेबी रेगुलेशन दिया हुआ है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब आप पब्लिक को ऑफर करते हैं तब मिनिमम एप्लीकेशन मनी इतना होना चाहिए, 5% ऑफ फेस वैल्यू। याद करो पब्लिक ऑफर में कौन कौन सी ऑफर की बात कर रहे थे, आईपीओ, एफपीओ एंड देन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो टोटली पब्लिक को नहीं होगा ना। ऑफर फॉर सेल, ये ऑफर फॉर सेल क्या है कि कोई सब्सटेंशियल शेयरहोल्डर है, वो कंपनी को बोलेगा कि आप हमारे बिहाफ पे, राइट। तो अगर ये याद रखना, अगर वो ऑफर फॉर सेल हुआ, ऑफर फॉर सेल, तो उसमें एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए पता है, फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। उस केस में क्या होगा, फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। ये याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एज पर से भी ऑफर फॉर सेल अगर आपने किया तो उसमें कितना, तो वहां पे 25% टिक करके मत आ जाना, फुल अमाउंट 100% एप्लीकेशन में।
ओके, तो ये है सेक्शन 39(2) जिसमें हमने क्या बात की, एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितना आपको रिसीव करना होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेक्शन 39(3). सेक्शन 39(3). 39(3) इज रिगार्डिंग, देखिए यहां पे 39(1) में आपको क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अभी 39(3) में बोलेंगे व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। अब देखिए मिनिमम अमाउंट नॉट सब्सक्राइब और नॉट रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, अभी देखिए जब भी आप प्रोस्पेक्टस अलॉट करोगे ना, प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, सॉरी, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 30 डेज के अंदर, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसका भी स्टेप समझना कैसे है। अगर आपके पास एप्लीकेशन का अमाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं मिला, नॉट सब्सक्राइब और नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो क्या करना है, सिंपली रिटर्न द एप्लीकेशन मनी, return application money so received, return the application money so received। ओके, जो भी आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है वो आपको वापस करना है। कितने टाइम में आपको वो वापस करना होगा, विद इन 15 डेज। ओके, फिफ्टीन डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए आप बोलोगे अभी सब्सक्रिप्शन क्लोज तो होने दो, हमें कैलकुलेट तो करने दो, ठीक है चलो टाइम दिया आपको, सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया, अभी आप काउंट कर लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला कि नहीं मिला। ओके, अभी आपको पता चला कि 90% से आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, कम मिला है, ठीक है, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो क्लोजर से विद इन 15 डेज आप रिफंड कर लो। ओके, ये जो आप रिफंड करोगे ना वो सेम अकाउंट में करना है जिस अकाउंट से आपको क्रेडिट हुए। और यहां पे जब हम बात करते हैं 39(3) तो उसमें आएगा रीड विथ रूल 11, रूल 11 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 39(3) के साथ रूल 11 ऑफ पीएस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स। ओके, पीएस का रूल्स है। तो यहाँ पे फॉर्म भी सारे क्या होंगे, ये जो भी हम प्रोस्पेक्टस ये पूरा चैप्टर कर रहे हैं ना उसमें पीएस के रूल्स आने वाले, तो फॉर्म भी क्या आएगा, PS1 जैसे हमने आगे देखा, PS2 PS3 हम यहां पे आगे देखेंगे। ओके, तो 15 डेज के अंदर पैसा वापस कर दो, नहीं किया तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर नहीं किया तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी है, राइट, कंपनी एंड ईच एंड एवरी ऑफिसर, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ओके, वो लायबल हो गए पर्सनली एट 15% इंटरेस्ट। 15% इंटरेस्ट आपको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के साथ पे करना होगा और वो आपको क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट टू सेम अकाउंट जहां से वो डेबिट हुआ था, क्लाइंट का जिससे पैसा आया था, सेम अकाउंट, और वो आपको सेक्शन 43 में दिया है कि वही अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है जिस अकाउंट से आपको पैसा मिला है। और एक और बात, ये जो भी इश्यू आप करोगे ना, सब्सक्रिप्शन इश्यू करोगे तो लोग आपको एप्लीकेशन करके आपको पैसा देंगे, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, वही बैंक में आप सारा एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट करोगे।
और वो पैसे का यूज आप क्या कर सकते हो, 43 में लिखा है, सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 में लिखा है, वो पैसे का यूज आप दो ही पर्पस के लिए कर सकते हो। एक, शेयर अलॉट कर दो, और अगर आप अलॉट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं किया है, तो पैसा वापस कर दो, उसी अकाउंट में से रिटर्न करना है, और जो अकाउंट में आपको क्रेडिट हुआ, जिस अकाउंट से आया, उसी अकाउंट में वापस कर दो आप, ठीक है। सेक्शन 39(3). इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? लो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक तो लिमिट्स आपको याद रखने हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट याद रखने हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजन याद रखनी है, सो दैट आप केस स्टडी के आंसर भी दे पाओ, एमसीक्यू के आंसर भी दे पाओ, और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आंसर भी आप अच्छे से फुलफिल कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, सेक्शन 39(4), रीड विथ रूल 12। अभी जो 39(4) की हम बात करते हैं, उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ 39(4), ये है, एक बार मान लीजिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो पैसे वापस दे दो, हो गया तो अलॉट कर दो। अभी अलॉट करोगे, हमने कुछ भी किया तो हमें जाके किसको बोलना है, आरओसी को, ओके। तो अभी यहां पे इसका एक रिटर्न सबमिट करना है हमें, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न, ये वो वाला रिटर्न नहीं, वापस देने वाला, ये वो रिटर्न वाला, फाइल वाला रिटर्न, ओके। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू आरओसी। तो हमें आरओसी को रिटर्न सबमिट करना है, और ये रिटर्न किस फॉर्म में आप सबमिट करोगे, एज पर रूल 12(1). ये रिटर्न हम सबमिट करेंगे आरओसी को TAS3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का रूल्स है, तो शॉर्ट फॉर्म PAS होगा ऑब्वियसली, ओके। तो PS3 में हम सबमिट करेंगे, और ये सबमिट कितने टाइम के अंदर करना है आपको, विद इन 30 डेज। वैसे जनरली आरओसी को जो भी सबमिट करना है ना, वो 30 डेज कॉमन है। फिर कुछ कुछ जगह पे उन्होंने 30 डेज की जगह पे 45 रखा हुआ है, 60 रखा हुआ है, 15 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो ये रिटर्न में आप क्या सबमिट क्या करोगे, तो आपने जिन जिन लोगों को अलॉट किया, मान लीजिए 5 लाख शेयर हैं, तो आपको एप्लीकेशन आ गई 5 लाख शेयर की। जैसे आपने ये 5 लाख शेयर जो हैं, वो आपने 5000 अलग अलग इन्वेस्टर को सबमिट किया, तो बस वो 5000 का लिस्ट बनाओ, उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, पूरा लिस्ट बनाओ, ओके। और वो लिस्ट अटैच करो, किसके साथ अटैच करो, PS3 के साथ, रूल नंबर 12(2), रूल नंबर 12(2), जिसमें आपको दिया गया है PS3 के साथ अटैचमेंट। क्या अटैचमेंट करना है आपको यहां पे, नंबर 1, ओके। एक तो आप लिस्ट ऑफ अलॉटीज करोगे, लिस्ट ऑफ अलॉटीज। ये जो लिस्ट ऑफ अलॉटीज है, उसमें आप क्या क्या देने वाले हो, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एटसेट्रा, ओके। एंड दूसरा आप लिस्ट में दोगे नंबर ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी इश्यूड। इन लोगों को जो जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपने इश्यू की, वो आपको दे देनी है। इसके साथ ये अटैचमेंट के साथ, ओके, ये अटैचमेंट के साथ एक आएगा एडिशनल अटैचमेंट, ओके। 12(3), रूल 12(3), एडिशनल अटैचमेंट। ओके, ये एडिशनल अटैचमेंट में क्या आने वाला है, मान लीजिए आपने नॉर्मली आप इश्यू कैसे करोगे, इश्यू फॉर ए कैश, बट कई बार क्या होगा, आप इश्यू फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश करोगे। एसेट परचेस की उसके सामने इश्यू किया,
सर्विसेज प्रोवाइड किए उसके सामने इश्यू किया। मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया है किसी को भी, मतलब कैश के बदले कोई और एसेट लेके आपने शेयर इश्यू किया है, एसेट परचेज कर ली, आपने शेयर इश्यू कर दिया। बट सर अगर आप पब्लिक को ऑफर करोगे तो पब्लिक थोड़ी एसेट देंगे, वो तो कैश ही देंगे ना, नो डाउट। बट मान लीजिए अगर आपने किया है ऐसा, कोई अंडर राइटर है या उसके साथ आपने ऐसा किया हुआ है, तो उसका आपने एग्रीमेंट, मतलब उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और इसकी कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली स्टैम्प्ड, वो आप सबमिट कर दोगे। और दूसरा आप दोगे ये सिक्योरिटी, ये किसके लिए देंगे, फॉर सिक्योरिटीज जो आपने अलॉट की है उसके लिए। और फिर सामने परचेज क्या किया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा फॉर सेल ऑफ, फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और यू कैन से प्रॉपर्टी, वो उन्होंने आपने प्रॉपर्टी सेल की, एसेट आपको दी, एटसेट्रा, उसको लेके आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देनी है। और रूल 12(4) के मुताबिक आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये जो शेयर हैं उसकी, अगर आप मान लीजिए अदर देन कैश कंसिडरेशन करोगे ना, अदर देन कैश कंसिडरेशन करोगे, ये एडिशनल अटैचमेंट किसके लिए है, अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो ये आप ये सब एडिशनल अटैचमेंट करोगे। अगर इसका अदर देन कैश कंसिडरेशन है तो ये अटैच करोगे। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, वैल्यूअर्स रिपोर्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ओके, 12(5) में, 12(5) में क्या होगा, आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगा। और कई बार क्या होगा 12(4) में, अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। आप बोलोगे हमने एसेट परचेज की और उसके सामने हमने शेयर इश्यू किए, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए, बोले तो उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओ एंड देन यू सबमिट इट। कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे लिख दो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो स्टैम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट बना लो और फिर सबमिट करो। तो ये है सेक्शन 39(4) रूल 12। ओके, और लास्ट एक है 39(5) पनिशमेंट। सेक्शन 39(5) पनिशमेंट। ये पनिशमेंट में क्या होगा, अगर डिफॉल्ट किया, किस में डिफॉल्ट किया, दो ही सेक्शन यहां पे डिफॉल्ट करने लायक। एक देखिए, दो ही ऑप्शन है, 39(1) और 2 तो कंडीशन है। 39(1) और 2 तो क्या है, कंडीशन। 39(1) में क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। 39(2) में एप्लीकेशन में मिनिमम इतना पैसा आना चाहिए। उसमें आप क्या डिफॉल्ट करो, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस दो, नहीं किए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला तो पैसे वापस दो, आपने नहीं किया, डिफॉल्ट किया। या सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो आरओसी को विद इन 30 डेज PS3 में रिटर्न सबमिट करो, नहीं किया। 39(3) डिफॉल्ट इन सेक्शन 39(3) और सेक्शन 39(4). अगर इन दोनों में आपने डिफॉल्ट किया तो 39(5) क्या बोलेगी, कंपनी को और ऑफिसर को लगाओ पेनल्टी, कितनी, 1000 पर डे, 1000 पर डे, और 1 लाख, whichever is lower. So this is provision regarding section 39(4).
ओके, ये 39 का सेक्शन क्लियर है, इसमें कोई डाउट? फिर से 39(1) में आपको क्या बताया है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितना आपको सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो तो आपको मिलना ही चाहिए, और अगर सेबी ने जो स्पेसिफाई किया है वो सेबी के रेगुलेशन में स्पेसिफाई कितना हुआ है 90%। जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको रिसीव नहीं हो जाता आपके सेपरेट बैंक अकाउंट में, तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते। ओके, ये सब होने के बाद ये अलॉट कर सकते हो। एप्लीकेशन में कितना मिनिमम आपको पैसा मिलना चाहिए? तो नॉमिनल वैल्यू का 5% और से भी स्पेसिफाइड। तो 47(4) के रेगुलेशन में आपको बताया गया है मिनिमम 25% इश्यू प्राइस एज पर से भी रेगुलेशन तो मिलना चाहिए। सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि एक साइड आप बोल रहे हो एक्ट में, सेक्शन में आप बोल रहे हो 39(2) में 5%। ओके, तो 100 रुपीज का 5। अभी मान लीजिए 100 रुपीज में आपने इश्यू किया, आप बोलोगे 25, तो 5 के 25, समझ में आता है? आप बोल रहे हो 5, और इसमें ऐसा नहीं लिखा है विच एवर इज हायर लोअर, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 के 25, मतलब 25 ले लो, 5 भी आ जाएगा। अगर सेबी रेगुलेशन आपको एप्लीकेबल है तो मिनिमम 25, अगर सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है तो 5, सिंपल। ओके, जनरली पब्लिक कंपनी होगी, लिस्टेड ही होगी, तो 25 ही होगा, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 25 ही होगा। ओके, बट फिर भी सेक्शन में आपको 5 बताया, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। प्रोविजन के हिसाब से दोनों होगा, क्योंकि प्रोविजन में क्या लिखा है 5% ऑफ नॉमिनल प्राइस और स्पेसिफाइड बाय सेबी, तो सेबी ने स्पेसिफाई किया है 25%। और ऑफर फॉर सेल में पूरा का पूरा बराबर। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 30 डेज के अंदर, तो आपको रिटर्न करना है पैसा क्लोजर इश्यू होने के 15 डेज के अंदर। अगर 15 डेज में आपने पैसा वापस नहीं दिया, ओके, तो डिफॉल्ट लगेगा, और डिफॉल्ट पे कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल होगे ये इंटरेस्ट देने के लिए 15%। ओके, और इट विल बी क्रेडिटेड टू द सेम अकाउंट। और मान लीजिए अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठा कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉट कर दो। अलॉट करोगे तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको सबमिट करना होगा अलॉटमेंट के 30 डेज के अंदर, फॉर्म नंबर PS3 के साथ, अटैचमेंट के साथ। अटैचमेंट में क्या होगा, जितने अलॉटीज हैं उसका एक पूरा लिस्ट बनाओ, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन के साथ, और जो शेयर्स आपने वो अलॉटीज को जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं उसका लिस्ट बना दो और वो अटैच कर दो PS3 के साथ। अगर आप शेयर्स अदरवाइज देन बाय कैश कंसिडरेशन इश्यू करते हो तो आपको क्या करना है, एडिशनल अटैचमेंट में उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सबमिट करनी है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा इश्यू ऑफ सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा आपने जो बनाया है शेयर परचेज के, मतलब आपने जो भी परचेज किया है या उन्होंने जो भी सेल किया है उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड टू सर्विसेज एटसेट्रा। ओके, वो। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ स्टैम्प पेपर पे और सबमिट करो। और अगर आप इश्यू कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा। वन मोर थिंग, देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड 62(1)(c। ओके, एक्चुअली 62 इज रिगार्डिंग इश्यू ओनली। इश्यू आप एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करोगे। 62(1)(a), 62(1)(a), 1(b), 1(c), ऐसा 3 है। ओके, 62(1)(a) राइट इश्यू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करो। 62(1)(b) ESOP एम्प्लॉय को ऑफर करो, एंड 62(1)(c) अदर पब्लिक को ऑफर करो, या अदरवाइज देन बाय कैश ऑफर करो। उसके लिए आपको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। अलोंग विद दैट, क्योंकि आप ना ही एग्जिस्टिंग शेयर को इश्यू कर रहे हैं ना ही एम्प्लॉय को इश्यू कर रहे हैं, आप इश्यू कर रहे हैं पब्लिक को, या फिर अदरवाइज देन बाय कैश कंसिडरेशन, तो वहां पे आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना पड़ेगा। वो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी यहां पे आपको अलोंग विथ एडिशनल अटैचमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपने 39(3) या 39(4) में डिफॉल्ट किया
तो डिफॉल्ट की पनिशमेंट लगेगी 1000 पर डे और 1 लाख विच एवर इज लोअर। और एक इसको लगेगा कंपनी एंड ऑफिसर सभी को। ओके चलो, तो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? तो यहां पे अगर आप देखोगे अलॉटमेंट मीन्स व्हाट? अलॉटमेंट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाइड बाय कंपनी व्हेन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेके आती है तो आपको बोलते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप हमारी कंपनी में तो इन सो डेट के बीच में हम इश्यू लेके आ रहे हैं, आप अप्लाई करो। और वो एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ भाई आपने एप्लीकेशन किया, तो आपको हम शेयर अलॉट कर देंगे, डोंट वरी। तो वो हो जाता है अलॉटमेंट। तो जनरल सेंस में अलॉटमेंट इज नाइदर और मोर लेस देन एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ऑफर टू टेक शेयर्स। तो जब कंपनी शेयर्स की एप्लीकेशन ऑफर को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, तो दैट बिकम्स एन अलॉटमेंट। तो टेक्निकल टर्म्स में इट इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट कैपिटल। ओके, और ये आप किस में से करोगे? ऑलरेडी आपकी जो ऑथोराइज कैपिटल है उसमें से आपने जो इश्यू किया उसी में करोगे। When where forfeiture share are reissued, it is not the same thing as allotment, क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं किसी को। forfeiture समझते हो? जब्त कर लेना। ओके, तो यहां पे क्या होगा समझो, forfeiture में कि ऑलरेडी आपने शेयर अलॉट कर दिया किसी को, एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, कॉल मनी नहीं आया, बोले कॉल मनी नहीं पे क्या, लाओ आपके शेयर वापस। ओके, और फिर आप किसी और को इश्यू करोगे, तो वो किसी और को आप इश्यू कर रहे हैं, वो शेयर का नया अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इश्यू कर रहे हो, तो उसको अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे। और अलॉटमेंट के लिए आपको, अगर आप पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो उसके लिए आपको सेक्शन 39 की सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें से 39 सबसेक्शन 1 मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट सो मच ऑफ अमाउंट विच इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस। ओके, प्रोस्पेक्टस में जो है वो जब तक नहीं मिल जाए तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते, और सब मिल जाना चाहिए। 45(1) का सेबी रेगुलेशन, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 90%। और मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको रेमिटेंस मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते। और मान लीजिए चेक मिला, आपने अलॉट कर दिया, क्लियर नहीं हुआ, दैट्स void, यू कैन नॉट। और अलॉटमेंट कर दिया, बाद में चेक बाउंस हुआ तो ओके, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको अलॉट नहीं करना है। सबसेक्शन 2, तो अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन शेल नॉट बी लेस देन मिनिमम 5% तो होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू के, और सेबी ने जो रेट स्पेसिफाई किया है वो सच अदर परसेंटेज एज पेबी में स्पेसिफाइड। तो सेबी ने कितना स्पेसिफाई किया? एटलीस्ट 25% ऑफ इश्यू प्राइस एज पर सेबी रेगुलेशन। पर अगर हम बात करें ऑफर फॉर सेल की, तो फुल इश्यू प्राइस एक साथ ही सबमिट कर देना होगा। अभी मैंने जो भी चार्ट बनाया वो सब मैं फिर से आपको हाईलाइट करा रहा हूं कि आपका मेन बुक में कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसेक्शन 3, रिटर्न ऑफ अलॉट एप्लीकेशन मनी, रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। ओके, तो अगर तो कंसिक्वेंसेस अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ मिनिमम, ओके, तो 30 डेज के अंदर नहीं हुआ तो 15 डेज के अंदर क्लोजर ऑफ द इश्यू में वापस कर दो। ओके, नहीं करोगे तो कौन कौन डायरेक्टर, अदर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉल्ट, ओके, विल बी जॉइंटली सेवरली अवेलेबल फॉर 15% ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टर और अदर जो भी पर्सन है वो लायबल हो जाएंगे। ओके, और इसका सोर्स कहां से आएगा? ओनली द बैंक अकाउंट, क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच सब्सक्रिप्शन इज रेमिटेड, सेम अकाउंट एज आई सेड। सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है रिटर्न एज टू अलॉटमेंट। तो अगर कंपनी ने अलॉट किया तो कंपनी को अलॉटमेंट का रिटर्न PS3 में 30 डेज के अंदर सबमिट करना होगा, ओके, अलोंग विथ फीस। और ये जो PS3 है
duly certified by signature in form number PS3 completeness correctness, detailed list of allottees, number of securities, ओके, अदर देन कैश कंसिडरेशन है तो उसका कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सब सबमिट करना होगा। एज आई सेड रूल नंबर 12(4) में दिया था, अगर मान लीजिए आपने राइटिंग में इज नॉट रिड्यूस इन राइटिंग, आपके पास राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बनाओ एंड सबमिट करो। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल लिखनी होगी एंड देन यू नीड टू सबमिट। और इसके साथ आपको रजिस्टर वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करना होगा और ये आप सबमिट करोगे इवन इन केस ऑफ 62(1)(c) जो मैंने बताया आपको इश्यू करोगे आप तब। और अगर पनिशमेंट 1000 पर डे से लेके मैक्सिमम 1 लाख, विच एवर इज 1000 पर डे और 1 लाख, विच एवर इज लोअर। अब देखिए ये आपका मेन प्रोविजन है। फिर मैंने क्या है कि जो भी केस स्टडीज पूछ रहे हैं वो भी मैंने रखे हुए, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना ये बेयर पोर्शन है, तो हमने क्या किया पूरे के पूरे प्रोविजन करके। अभी आपको पूछेंगे सेक्शन 39 समझाओ या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सारा प्रोविजन समझाओ, अभी सब कुछ तो लिखेंगे नहीं, तो अगर पर्टिकुलर टॉपिक पूछा गया तो उसका आंसर कैसे देंगे, तो वो यहां पे लिखा हुआ है, देखो इन वॉट वेज डज द कंपनी रेगुलेट रिस्ट्रिक्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी। तो यहां पे आपको क्या बताना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी 39(1), 39(2). तो 39(1) में जो प्रोविजन है वो और 39(2) में जो प्रोविजन है वो, और यहां पे अगर आप रिसीव नहीं करते तो 30 डेज के अंदर ओके आपको वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो आप पैसे वापस करने हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे सारा प्रोविजन आपको समझा दिया है शॉर्ट में। यहां पे सेक्शन 39(1) से लेके सेक्शन 39(5) शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि यहां पे क्या पूछा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला तो रिफंड क्या करोगे, कैसे करोगे, उसकी पूरी प्रोविजन क्या है। ओके, तो यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके पूरी प्रोविजन आपको पूछी गई है, तो भी वहां पे जो डिटेल में लिखा था ओके उसको शॉर्ट में समराइज करके आपको क्वेश्चन दिया। 39(1), 39(2), 39(3), ओके फिर अगर डिफॉल्ट करोगे तो 39(5) में पेनल्टी लगेगी। फिर यहां पे 39(4) जो आपको अलॉट करना है, वो सारे प्रोविजन समराइज फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके आंसर दिया हुआ है। सेम वे केस नंबर 2, आफ्टर हैविंग रिसीव्ड 80% मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। सर ऊपर तो आपने सेबी रेगुलेशन में 90% बोला था, बट ऊपर मैंने ये भी बोला था ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ओके, और अगर सेबी रेगुलेशन जिसको एप्लीकेबल है उसको सेबी रेगुलेशन के हिसाब से 90%। तो अगर आपको यहाँ पे सेबी का कुछ बताया नहीं है, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं 80%, तो यहां पे हमें क्या कंसीडर करना होगा, 80%। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे रक्षा डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ पेमेंट विथड्रॉ 50% ऑफ सेड अमाउंट फ्रॉम बैंक फॉर द परचेज ऑफ सर्टेन एसेट। अभी देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, ये केस कुछ और है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिलने को लेके नहीं है। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 80% था वो आपको मिल गया। ओके, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कहां पे कंसीडर करोगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में आएगा। सेपरेट बैंक अकाउंट जो आपने इसके लिए शेड्यूल बैंक में मेंटेन किया हुआ है। ओके, ये आपको सेक्शन 43 बता रहा है कि आपको सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसी में उसका पैसा आना चाहिए, और उसका यूज आप किसके लिए कर सकते हो, तो बोले आप उसका यूज सिर्फ और सिर्फ अलॉट करने के लिए कर सकते हो। अभी हुआ क्या, उसमें से 50% विड्रॉ किया और एसेट बाय कर ली, देयर आफ्टर स्टार्टेड अलॉटिंग शेयर्स। रश्मि, वन ऑफ द सब्सक्राइबर अलॉटेड 1000 shares. She now, however, refused to accept allotment on a ground that allotment violated the condition of provision of section 39. तो क्या ये सही है? देखो, जब यहां पे मैंने आपको बोला है ये जो सेक्शन 43 है ना, जिसमें यहां पे बताया गया सेक्शन 40 सबसेक्शन 3,
जिसको सेबी रेगुलेशन उसमें 90%, जिसको सेबी रेगुलेशन नहीं है, हाँ अगर कुछ नहीं बताया तो 90%। नहीं, यहाँ पे तो प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई किया ना, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दिया है कि प्रोस्पेक्टस में 80% स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हमें 80% कंसिडर करना होगा यहाँ पे। ओके हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझो। ये जो 40 सबसेक्शन 3 है ना, पहले वो देखो। 40 सबसेक्शन 3 यहाँ पे है, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। उसमें अभी हम सिर्फ सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 कर रहे हैं। ओके, एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। क्या करना है? सेपरेट बैंक। और उसमें से जितना भी एप्लीकेशन मनी आएगा, वो शेड्यूल बैंक में आपने जो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन किया ना, वहीं पे सब पैसा आना चाहिए। ओके, फिर उसका यूज क्या करना है? सिक्योरिटी शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीपेमेंट ऑफ मनी विद इन टाइम फ्रेम। तो जब तक आप अलॉट ना कर दो ना, तब तक आपको उसका यूज नहीं करना है। मतलब अब देखिए, एप्लीकेशन मनी आ गया, अभी आप बोलोगे चलो एप्लीकेशन मनी आ गया, अभी हम एसेट परचेस करना शुरू कर देते, नहीं कर सकते। जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते तब तक आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो एक यूज, रिफंड देने के लिए। एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आप रिफंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, बट और कोई यूज नहीं कर सकते। बोले एप्लीकेशन का पैसा आ गया, चलो अभी यूज करने लगो, जब तक अलॉट नहीं करोगे तब तक नहीं। तो आप यूज करने के बाद अलॉट नहीं कर सकते, अलॉट करने के बाद सब अलॉटमेंट खत्म हो जाए, उसके बाद आप वो पैसे का यूज कर सकते हो। According to the above example, Raksha Limited received only 80% of minimum subscription rate in prospectus. Since minimum amount has not been received in full. अभी देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं पता है? Only 80% of minimum subscription is received. अब यहां पे ये भी नहीं बोल रहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ओके, अगर आपको यहां पे ऐसा लिखा होता मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस इज 80% ऑफ इश्यू, तो सही था। यहां पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये केस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा समझो। मान लीजिए आपने बोला है कि सेबी ने 90% दिया है, तो 90% सब्सक्रिप्शन फॉर एग्जांपल, या आपने प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा है वो सब्सक्रिप्शन, उसका भी 80% मिला, मतलब यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब ये होगा, समझ में आ रहा है? अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंट था। ओके, वो इसको रिलेटेड नहीं था, वो हम परसेंटेज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। यहां पे परसेंटेज तो स्पेसिफाई नहीं हुआ, इन्होंने एक फिगर दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये है। ओके, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 95 हो, चाहे वो 75, व्हाटएवर, वो जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, सिर्फ उसका 80 मिला, मतलब उसका 80 क्या, उसका 99 मिला हो तो भी नहीं चलेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से अगर आपको कम मिला, पैसा वापस करो। ओके, फिर तो पैसे यूज करने की तो बात ही नहीं होती है। तो अगर 50% ऑफ विड्रॉ कर दिया और 39(1) ने प्रोहिबिट किया है कि अगर आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी तब तक नहीं कर सकते जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए तब तक आप अलॉट नहीं कर सकते। यहां पे मैंने भी आपको बताया था, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी स्टेटेड, नो शेयर शैल बी अलॉटेड अनलेस देन, और अगर ये अलॉट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वाइड। और जो अलॉटी है वो बोल सकते हैं मुझे मेरे पैसे वापस दो, आपके शेयर वापस रखो। तो रश्मि इज विद इन हर राइट, यस, रश्मि इज विद इन हर राइट। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3। जॉनसन लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब। बढ़िया है, मिनिमम छोड़ो, 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई आपको। ओके, 100% से भी ज्यादा। अ डिफॉल्ट इन कमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। बोलो, अभी अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया। देयर वाज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ ए कंपनी डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग प्रोविजन। स्टेट हु आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एक्चुअली ये आप इस चैप्टर का कंसीडर नहीं कर सकते,
ये मैंने इस चैप्टर में इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट में। जब आप डिफॉल्ट अलॉटमेंट करते हो 39(3) में या 39(4) में, तो 39(5) की पेनल्टी लगती है। 39(5) की पेनल्टी किसको लगती है? कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट। बट यहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लेकर डाउट है कि बोले इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, और किसी भी पर्सन को बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो हमें एक डेफिनेशन से डेफिनेशन पिक करनी पड़ेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन, जो आपको सेक्शन 2 क्लोज 60 में दिया है। ओके, आगे हमने डेफिनेशन के टॉपिक में पढ़ा था। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब है ओके, होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, अगर अभी देखिए यहां पे ये फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी में कोई की मैनेजरियल नहीं है, तो सच डायरेक्टर जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है, हु हैज गिवन ऑथोरिटी। बट यहां पे तो क्या बोल रहे हैं? नो मैनेजिंग डायरेक्टर, नो होल टाइम डायरेक्टर, और ऐसा कोई भी ऑफिसर भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कौन होगा? एनी पर्सन अंडर इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ बोर्ड और एनी की मैनेजरियल पर्सनल चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, any person in accordance with advice, direction, instruction, board of director accustomed to, or every director in respect of contravention of provision who is aware of such contravention, in respect of issue, transfer of share transfer agent, registrar and merchant। अब देखिए डिफॉल्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि होल टाइम डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ले आएगा, बोर्ड ने स्पेसिफाई किया वो भी आ सकता है, या एवरी डायरेक्टर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन स्टेटेड जॉनसन्स लिमिटेड कमिटेड ए डिफॉल्ट फॉर अलॉटमेंट, हेंस अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, अगर कंपनी नहीं है, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या होगा? ऑल डायरेक्टर। ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, ऑल डायरेक्टर। देखिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट में क्या होगा? जो ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की गई है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर पहले से पता है। अगर ऐसा कोई ऑफिसर ही नहीं है तो बोले सारे के सारे डायरेक्टर ऑफ डिफॉल्ट हो जाएंगे और सभी पे पेनल्टी आएगी। चलो, इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, सेक्शन 40। Next topic, section 40, securities to be dealt with in stock exchange। What is this? चलो एग्जाम सेक्शन नंबर 40। चलो सेक्शन 40, security to be dealt with। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1, अगर आपको पब्लिक में ऑफर करनी है, देन यू कैन से अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर one or more stock exchange for registration। So application to be submitted to one or more stock exchange। I need to get the permission of the same। Okay, जब भी आप पब्लिक ऑफर करोगे उसकी बात हो रही है यहां पे, और जब तक आपको स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन नहीं मिलती, you can say dealt with the securities। Okay, next, section 40 subsection 2,
40 सबसेक्शन 2। और जब आप प्रोस्पेक्टस सबमिट करोगे ना आरओसी को, तो प्रोस्पेक्टस 2 इंक्लूड नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपको परमिशन मिली है आपकी सिक्योरिटी डील विद करने की, वो सभी स्टॉक एक्सचेंज के नाम आपके प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए। बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, वॉट एवर में बी द स्टॉक एक्सचेंज। तो वो सभी स्टॉक एक्सचेंज में यू नीड टू गेट द, यू कैन से परमिशन, और परमिशन लेने के बाद प्रोस्पेक्टस में वो सारे स्टॉक एक्सचेंज के नाम होने चाहिए। सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 सेपरेट बैंक अकाउंट। जब भी पब्लिक कंपनी ऑफर करेगी तो जितना भी मनी मिल रहा है दे नीड टू मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और ये जो भी सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, ओके, उसमें जो भी आपको मनीज मिले हैं, ठीक है, दैट मनीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, वो इसी अकाउंट में आने चाहिए। ये सेपरेट बैंक अकाउंट इसी के लिए आपको ओपन करना है, ओके। और फिर उसमें से आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये जो भी आपके मनी रिसीव हुए हैं वो आप सिक्योरिटीज को अलॉट करने के लिए ही कर सकते हो, और किसी मनी आए और आप बोलो चलो डिविडेंड दे देते, या फिर आप उसको कहीं और यूज कर लेते, नहीं, ओके। ये मनी जो भी है वो सिक्योरिटी देने के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटी अलॉट करोगे इस मनी से, और अलॉट करने के बाद वो आपके बिजनेस या जो भी पर्पस के लिए आपने मंगवाए उस पर्पस के लिए आप बाद में यूज कर सकते हो, बट वो भी इश्यू हो जाने के बाद, मतलब अलॉटमेंट हो जाने के बाद, उसके बाद, ओके। बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न इसी अकाउंट में से करेंगे, रीपेमेंट ऑफ मनीज, ओके। तो आप रिटर्न ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनीज फॉर, यू कैन से विद इन ए स्पेसिफाइड, ओके। अगर आपने सिक्योरिटी अलॉट नहीं किए तो रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर आप अलॉट नहीं करते तो आपको वो मनी रिटर्न कर देना होगा इसी अकाउंट में से। और किस अकाउंट में क्रेडिट करोगे, जिस अकाउंट से डेबिट होके आपके अकाउंट में आया उसी अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके। सेक्शन 40 सबसेक्शन 4, टोटल 6 सबसेक्शंस आर देयर, यहां पे सबसेक्शन 4। अगर आप मान लीजिए आपने एप्लीकेशन मंगवाई और एप्लीकेशन में आपने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी प्रोविजन डाल दिया, ऐसी कोई भी कंडीशन आपने लिख दी, एनी कंडीशन, एनी प्रोविजन जिसमें ऐसा लिखा हो, ओके, दैट परपोर्टिंग टू वेव compliance shall be void। मतलब आप एग्रीमेंट से भी ऐसा लिख नहीं सकते कि अभी हम ये कंप्लायंस नहीं करेंगे तो वेव हो जाएगा। कंप्लायंस वेव करने का कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कंडीशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया और जो भी एप्लीकेशन कर रहा है उसने पढ़े बिना या पढ़ने के बाद भी साइन करके आपको एप्लीकेशन कर दी, फिर आप बोले कि देखो आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, बोले वो वॉइड है। आपको कंप्लायंस बर्डन है जो आपको लोने दिया हुआ है, क्योंकि आप कंपनी हो, आप कंपनी एज ए कंपनी के तौर पे पब्लिक को ऑफर करते हो और आपकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में डील करना चाहते हो, तो आपको जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करने होंगे। आप ऐसे कोई भी एग्रीमेंट से अपने
ऑब्लिगेशन को, अपने कंप्लायंस को वेव नहीं करवा सकते। और अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आपने किया हुआ है, भले ही वो थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लायंस फॉलो ना करना, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 5, अगर कंपनी ने ये जो प्रोविजन है उसमें कोई डिफॉल्ट किया, ओके, तो उसमें पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट कितनी लगेगी यहां पे? तो फर्स्ट अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, डिफॉल्ट के केस में पनिशमेंट, कंपनी एंड ऑफिसर, कंपनी को कितनी पनिशमेंट लगने वाली है? मिनिमम 5 लाख। हाँ, कंपनी के केस में मिनिमम 5 लाख टू मैक्सिमम 50 लैक्स। 5 से लेके 50 लाख तक की पेनल्टी, 25 होगा ना, 50 लाख है, सॉरी, 5 लाख रुपीज से लेके 50 लाख रुपीज तक की पेनल्टी आ सकती है। और ऑफिसर को मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 3 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है टू एवरी ऑफिसर who is in default. Okay, so section 40 securities to be dealt with in stock exchange, एक और है section 40 subsection 6, और वो क्या है? section 40 subsection 6। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी सेक्शन है, इसमें कोई सा डाउट जैसा हो ही नहीं सकता। Next, section 40 subsection 6, payment of commission. Now see, as and when you go for public offer, minimum subscription 90% is prescribed, right? In case of SEBI, तो मिनिमम उतना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? इश्यू वापस देना पड़ेगा। इश्यू का जो पैसा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट यू नीड टू गिव बैक। ओके, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन मिला और आपका जितना भी पैसा हुआ वो आपको वापस देना पड़ेगा, हेंस यू विल गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटर्स। तो ये जो अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा? यू विल आस्क अंडरराइटर्स टू सब्सक्राइब इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, सो दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना सब्सक्रिप्शन यहां पे हो जाएगा। ओके, तो इसको लेके आपने एग्रीमेंट किया है अंडरराइटर के साथ। तो अंडरराइटर को क्या करना है? मान लीजिए आपने 5 लाख शेयर इशू किए, बट आपको सिर्फ एप्लीकेशन मिली 3 लाख की, तो बाकी के 2 लाख शेयर कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडरराइटर। तो अंडरराइटर ये सब्सक्राइब क्यों करेगा? बिकॉज उसको कमीशन मिलेगा। तो यहां पे कमीशन को लेके जो प्रोविजन है, दैट इज गिवन बाय सेक्शन 40 सबसेक्शन 6। इट इज ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स में वो ऑथोराइज होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में आपने लिखा नहीं है तो आप कमीशन नहीं दे सकते। ओके, सोर्स, ये जो अंडरराइटर को कमीशन देना है, वो सोर्स आप कहां से लोगे? तो जो भी आपने प्रोसेस की है, इश्यू ऑफ शेयर से जो भी पैसा आया है,
उसी पैसा को आप प्रोसीड्स ऑफ इश्यू को यूज कर सकते हैं, या फिर कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें से आप दे सकते हो, या दोनों में से दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन क्या होगा, यहां पे लिखा है शुड नॉट एक्सीड शेयर के केस में 5% ऑफ द इश्यू प्राइस और एनी लेस रेट स्पेसिफाइड इन एओए। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एनी लेस रेट, मतलब क्या? तो यहां पे आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। ओके, तो आर्टिकल जो है वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक्ट में कितना दिया? 5, तो आप 5 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, बट 5 से ज्यादा अगर आप बोलोगे 6% कमीशन, नॉट अलाउड। तो या तो आप 5% कंसीडर करो या एनी लेस रेट स्पेसिफाइड बाय। तो अगर मान लीजिए आर्टिकल में लिखा है 4%, मैक्सिमम कमीशन अंडरराइटर को आप दे सकते हो 4%, और एक्चुअली आपने 5 दिया, तो आप बोलोगे एक्ट में तो लिखा है 5, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैक्सिमम क्या होगा? एक्चुअली मैक्सिमम 5 नहीं है, मैक्सिमम क्या है? 5 और एनी लेस रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अगर आर्टिकल में आपने 4% लिखा है तो 4 से ज्यादा नहीं दे सकते शेयर्स के केस में। डिबेंचर के केस में 2.5 और एनी लेस रेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, और प्रोस्पेक्टस में हमने देखा था कि आपको प्रोस्पेक्टस के साथ साथ डिस्क्लोजर देना होगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दो। वैसे यहां पे जो अंडरराइटर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका डिस्क्लोजर भी आपको प्रोस्पेक्टस में देना होगा, जिसमें लिखा होगा नेम ऑफ अंडरराइटर, कौन कौन अंडरराइटर्स हैं, उसको आपने कितने रेट से कमीशन दिया, कमीशन का अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडररिटन कितनी है। ओके, और ये कमीशन आप तभी देंगे अगर सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक को ऑफर हुई है। अगर सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं की जा रही है तो आप अंडरराइटर को कोई कमीशन देने वाले नहीं है। प्लस ये अंडरराइटिंग की कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कॉपी है वो आपको आरओसी में सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज अ प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन, इसको लेके प्रोविजन है। चलो इसके अभी काफी सेक्शन 40 के और ये कमीशन के काफी सारे केस स्टडीज हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। प्रोविजन इज वेरी मच क्लियर टू यू। 40 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 6। ओके, 40 सबसेक्शन 6 पेमेंट ऑफ कमीशन। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? तो यहां पे अगर आप देखोगे मैक्स पेनल्टी आपको दी गई है, पेमेंट ऑफ कमीशन, ऑथोराइजेशन एंड सोर्स। अभी मैंने 2 बार लिखा है यहां पे, ऑथोराइजेशन सोर्स, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू, प्रॉफिट बोथ, मैक्सिमम कमीशन 5 और लेस, 2.5 और लेस, एंड स्टूडेंट अदरवाइज नॉट, मैक्सिमम रेट 5 और 2.5 है, सब्जेक्ट टू रेट ऑथोराइज बाय आर्टिकल। इसका मतलब इन स्विफ्ट फार्मा लैब लिमिटेड इश्यूड टू रेज अ कैपिटल, आर्टिकल ऑफ Ind Swift authorized payment is 2%. Since rate does not exceed 5, there are issued any less rate, hence maximum rate क्या हो जाएगा? 2%. Is it clear? Okay. एग्जाम्पल जो है वो आपको मतलब जो पुरानी प्रिंट है उसमें नहीं आया है। ओके, बाकी ये सब दिया है, थोड़ा मैंने रिशफल किया है यहाँ पे, माइनर वेरिएशन है इसमें। ओके, अपडेट किया हुआ है इसमें, बट कंटेंट सभी आ चुका है आपके मटेरियल में, डोंट वरी, कंटेंट में कुछ मिसिंग नहीं है। ये 4th केस के साथ आपको सारा कंटेंट दे दिया है। डिस्क्लोजर इन पर्टिकुलर इन प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग अंडरराइटर्स, तो नेम, रेट, अमाउंट, नंबर्स, और ये आप पब्लिक को करोगे, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आरओसी को डिलीवर करनी है। केस स्टडी नंबर 4, TDL Limited, a public company, is planning to bring public issue of equity shares in June 2018. Company has appointed underwriter as a chartered accountant. Provision of payment of underwriter. देखिए यहां पे आपको क्या बताया है, सेक्शन 40 सबसेक्शन 6। ओके, तो पूरा आंसर देखो, इसमें कुछ भी नया है? नेक्स्ट, तो यहां पे अगर आप देखोगे 40 सबसेक्शन 6 पेमेंट ऑफ कमीशन। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो
दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर। ओके, सिंप्लीफाइड कर दिया है, ऑथोराइज बाय आर्टिकल। अभी मैंने यहां पे जो लिखा था 40 सबसेक्शन 6 में, दिस इज हाउ दे हैव रिटन द आंसर इन सेंटेंस फॉर्मेट। ओके, repetition. Next, case study number 5. A public company which went into public issue for shares applied for listing of shares in 3 stock exchange. Out of that, 2 had given a permission for listing. 2 had given a permission for listing. तो 2 ने परमिशन दे दी, इसका मतलब 1 ने परमिशन नहीं दी, नहीं कर सकते। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में आपने अप्लाई किया है, सभी स्टॉक एक्सचेंज में आपको परमिशन मिलनी चाहिए। अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको परमिशन नहीं मिली, आप इश्यू नहीं कर सकते। इट वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40, अगर आप वो इश्यू करोगे तो। नेक्स्ट, इरेग्युलर अलॉटमेंट। अभी देखिए, ये चैप्टर 3 में हमने अब तक जितनी भी प्रोविजन की ना, उसमें जहां जहां पे आपने ब्रीच किया है और ब्रीच करने के बाद भी अलॉट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? इरेग्युलर अलॉटमेंट। ओके, व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैड टू बी ट्रीटेड एज इरेग्युलर, इफेक्ट ऑफ इरेग्युलर अलॉटमेंट। तो यहां पे इरेग्युलर अलॉटमेंट में सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर, पब्लिक कंपनी जब ऑफर करेगी, प्राइवेट कंपनी जब ऑफर करेगी। 26 कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आपको इंक्लूड करना होगा। ओके, 39 अलॉटमेंट एंड 40 रिगार्डिंग द लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, तो अगर आप देखोगे, कंपनी डज नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस। अगर आप कभी भी पब्लिक इश्यू लेके आओगे, प्रोस्पेक्टस इज मस्ट। तो अगर प्रोस्पेक्टस इश्यू किए बिना ही सीधा पब्लिक इश्यू कर दिया, तो अलॉटमेंट हो जाएगा वाइड, इरेग्युलर। प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस वाइड सेक्शन 26(1), या प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग, फॉल्टी, इनकरेक्ट है। अगर प्रोस्पेक्टस आपने आरओसी में 26(4) में सबमिट नहीं किया है, 39 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, 39(2) में मिनिमम जो 5% आपको एप्लीकेशन में अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ओके, या लिस्टिंग नॉट ऑब्टेन फॉर वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर सेक्शन 40। तो अब तक के जितने प्रोविजन में जहां जहां ब्रीच हुआ है और फिर भी आपने अलॉटमेंट किया, तो वो अलॉटमेंट हो जाएगा इरेग्युलर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, केस स्टडी नंबर 6 जो प्रिंट मैंने दी थी वो कैंसिल कर दिया, तो 7, 6 हो जाएगा। और वैसे सारे केस स्टडीज में आंसर चेंज हो जाएंगे, मतलब नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, Modem Jewelry decided to pay 5% issue price of the cap of shares underwriting commission to underwriters, but आर्टिकल में ऑथोराइज किया ओनली 4। देखिए, मैक्सिमम कमीशन कितना है? 5% और एनी लेस परसेंटेज ऑथोराइज बाय आर्टिकल। ओके, तो यहां पे आप मैक्सिमम 4% दे सकते हो। अगर आप 5% देंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। अभी कई सारे स्टूडेंट इसमें क्या आंसर लेके आएंगे? सर 5% तो बोला है प्रोविजन में, तो 5 दे सकते हैं। पूरा आंसर गलत। अगर दे दिया फिर पनिशमेंट में क्या होगा? सेक्शन 40 अगर आपने ब्रेक की है, ओके, तो उसका डिफॉल्ट हो जाएगा। प्रोविजन में डिफॉल्ट किया तो उसकी पनिशमेंट लग जाएगी, ऊपर जो दी थी वही। मतलब यू कैन नॉट गिव द कमीशन इटसेल्फ। फिर से एक केस स्टडी है, यूनिक बिल्डर डिसाइडेड टू पे 2.5। अभी यार डिबेंचर है, डिबेंचर 2.5। आर्टिकल में कितना लिखा है? 2 ओनली, मैक्सिमम 2, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ओके, सेक्शन 41। चलो, ये सेक्शन 41 एंड 42 जो लास्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।